नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था एवं विकास के बारे में और यहाँ से वर्ष 2021 में पूछा गया 8 नंबर का प्रश्न, यानी कि जो सेक्शन बी में आता है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करें। तो पहला ही प्रश्न मैंने वहाँ से लिया है और यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है मैंने काफ़ी डिटेल्स में बताने की कोशिश की है, काफ़ी विस्तृत रूप से बताया मैंने। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपको सारा कंटेंट जो हिंदी में शेयर कर रहा हूँ, सेम कंटेंट आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जो भी मेरे साथी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं, इंग्लिश में आंसर देना पसंद करते हैं, उनके लिए अलग से मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जहां पर आपको कंटेंट इंग्लिश में मिलेगा, जिससे कि कोई आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अगर चीज़ें ठीक से समझ नहीं आती हिंदी में तो आप वहाँ पे इंग्लिश पे भी देख सकते हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और उसका PDF भी आपको साथ में ही मिल जाएगा। तो प्लीज़ उस चैनल को भी ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप जैसा कि प्रोसेस होता है वैसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग जो मेन पॉइंट्स है मैं उनको बताता चल रहा हूँ। तो एग्ज़ाम में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, यहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर किए हैं, लेकिन आपको जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल ध्यान रखना है और कम से कम 2-2, 3-3 पॉइंट जो हर एक टॉपिक मैंने यहाँ ऐड किया है, सब टॉपिक्स में ऐड करना है आपको। मैं बताता चलता हूँ आपको। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन आया वो पहले पढ़ देता हूँ कि बाल्यावस्था के दौरान विकासात्मक विशेषताओं को परिभाषित करें। मतलब कि जो बाल्यावस्था होती है, बचपन का काल होता है जो बच्चों का, उस दौरान जो उनके अंदर विकास के विभिन्न आयाम होते हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है कि उनमें बच्चों के अंदर किस प्रकार से विकास होता है, किन अलग अलग आयामों में, किन अलग अलग पक्षों में विकास होता है। तो वो आपको यहाँ पे समझाना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको साफ साफ बता दिया कि किन अलग अलग पक्षों में विकास होता है, मतलब अलग अलग तरीके से विकास होता है, तो आपको यही समझाना भी है। तो इसीलिए मैं आपको दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि अगर आप PDF से ही डायरेक्ट पढ़ेंगे तो शायद जो बातें मैं आपको एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ वो डायरेक्ट आपको PDF से समझ नहीं आ पाएगा। इसीलिए वीडियो और PDF दोनों साथ में आप पढ़ा करें। वीडियो पहले देख लें, उसके बाद PDF पढ़ें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप 1 से 2 बार में ही पूरा जो कंटेंट मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया वो पूरी तरह से समझ भी जाएंगे और वो क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो एक बार ऐसा करके देखिए, अगर आपको फ़ायदा ना मिले तो फिर हम कोई दूसरी स्ट्रैटेजी भी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप वीडियो देखने के बाद PDF को पढ़ते हैं तो जरूर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और जो मैं प्रयास कर रहा हूँ शायद उसको भी मैं समझ पाऊंगा कि मैंने आपको जो प्रयास के द्वारा या मैंने जो प्रयास किया उससे आपको कुछ फायदा मिला। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि बचपन के दौरान यानी बाल्यावस्था के दौरान जो बच्चे जब छोटे होते हैं उस दौरान उनके अंदर कौन कौन से पक्षों में आपके विकास होता है या किस तरह से विकास होता है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे एविडेंट है, जिसको बोलते हैं कि सबसे जो आराम से जो ऑब्जर्व करने लायक है, जो देखने योग्य जो विकास होता है वो होता है शारीरिक विकास। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो आपको हर बार ही लिखना है कि शारीरिक विकास। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन इसमें आप ध्यान रखना है दोस्तों कि शुरुआत में जो है, जैसे कि बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेने के दौरान में उसकी जो विकासात्मक गति होती है वो तो तीव्र होती है, लेकिन जन्म के बाद, शैशवावस्था के बाद, उसके जो है बाल्यावस्था में प्रवेश करने के दौरान जो है उसकी गति जो है थोड़ी धीमी होती है। तो इस दौरान में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, शारीरिक विकास के अंदर कुछ बातें आपको ऐड करनी है। तो पहला पॉइंट क्या है कि अपेक्षाकृत धीमी शारीरिक वृद्धि होती है। तो बाल्यावस्था में वृद्धि की प्रक्रिया शैशवावस्था से अपेक्षाकृत धीमी होती है। तो ये पॉइंट आपको ऐड करना है। चलिए अगला पॉइंट क्या ऐड करना है कि शारीरिक विकास। तो ये हमने अभी शुरुआत से ऐड करी कि आपके शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। शारीरिक विकास अब होता क्या है कि बचपन में दांत गिरने लगते हैं, जो दूध के दांत हम कहते हैं ना। तो आपने ये महसूस भी किया होगा कि शारीरिक विकास में कुछ जो चीज़ें आप आराम से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो क्या होता है, पहला कि बच्चों के जो पहली बार जो दांत उगते हैं, जिन्हें हम दूध के दांत कहते हैं, वो गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आते हैं जो परमानेंट और मजबूत दांत होते हैं। इस अवधि में अगर हम तुलना करें तो लड़की और लड़कों की अगर तुलना करें तो लड़कियों की जो वृद्धि की गति होती है लड़कों से अधिक होती है। बचपन में ऊंचाई में वृद्धि धीमी होती है। बचपन में आपने देखा होगा बच्चे एकदम तेजी से लंबे नहीं होते, उनमें जो
ऊंचाई होती है वो धीरे होती है। कारण क्या है? क्योंकि इस दौरान उनकी हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि हो रही होती है। तो इसलिए जो आपका शारीरिक ढांचा जो निर्माण हो रहा होता है, इस वजह से जो शारीरिक ऊंचाई होती है वो इस दौरान में कम होती है। तो इस दौरान बच्चे की प्रतिरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता तीव्र गति से, यानी कि जो इम्यूनिटी पावर होती है, बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी पावर होती है, इस दौरान वो बहुत ही अच्छी होती चली जाती है, विकसित होती चली जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं दोस्तों, ये जरूर आपको लिखना है। देखिए मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं, आपको कम से कम हर एक जो सब पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब आइए शारीरिक गतिविधियाँ। अब बच्चा जैसे जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर, फिर किशोरावस्था की ओर बढ़ता है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसके शारीरिक गतिविधियां करने की जो प्रक्रिया की जो तीव्रता है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि शारीरिक गतिविधियां। जी हाँ दोस्तों, तो बाल्यावस्था के दौरान बच्चे आमतौर पर शारीरिक गतिविधियों में ज़्यादा संलग्न होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा जो 1 साल 2 साल का होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, आपने देखा होगा कि वो जब तक जगे रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ कौतूहल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, लेकिन शांत नहीं बैठते हैं। तो क्या होता है कि इस दौरान में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है, बहुत ज़्यादा चंचलता होती है, और इस उत्सुकता, जिज्ञासा और चंचलता के कारण वो अलग अलग कामों में अपने आप को व्यस्त करते हैं, और इन कामों में व्यस्त करने के कारण ही वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते भी हैं, उनको नया नया अनुभव मिलता है। नए नए अनुभव से, अपने बार बार के प्रयासों से, इन दोनों के संयोग से, कॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ नई चीज़ें वो सीखते हैं। इस उम्र में बच्चों के अंदर हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, जिससे कि अत्यधिक चंचलता और ऊर्जा आती है। अब इसी दौरान जैसे जैसे बच्चा आपका बाल्यावस्था से किशोरावस्था के दौरान ओर बढ़ता है, आपने देखा होगा कि शारीरिक रूप से भी जो हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं। तो उसके कारण भी आपने देखा होगा कि इसी वजह से आप कह सकते हैं, आपने सुना भी होगा कि बोला जाता है किशोरावस्था जो है अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहलाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ जाना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर ऐड कर लेना है यहाँ पे। अगले पॉइंट में देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि शारीरिक गति कौशल में वृद्धि। अब जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, उसमें काफ़ी तीव्रता आ जाती है। तीव्रता का मतलब बच्चे अलग अलग गतिविधियाँ करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त करते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के काल में दौरान जो मुख्य रूप से गतिविधियाँ करना पसंद करते हैं, जो करते हैं वो ये है कि इस दौरान बच्चे फुदकना, यानी कि इधर उधर कूदना, फांदना, दौड़ना आदि इस तरह की जो अन्य शारीरिक गतिविधियां होती हैं उसमें व्यस्त रहते हैं। और जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया, उनकी शारीरिक विकास की, उनकी बौद्धिक विकास की प्रक्रिया बढ़ती है, वृद्धि के साथ ये कौशल और भी अच्छे होते चले जाते हैं। मान के चलिए जैसे कि बच्चा अब जैसे शैशव रहता है, एकदम छोटा बच्चा 1-1.5 साल का है, तो पहले वो क्या करता है, पैरों पे लुढ़क कर जमीन पे खिसक खिसक के चलता है। धीरे धीरे ये कौशल उनका विकसित होता है, वो धीरे धीरे 2 पैरों पे चलता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ी धीमी गति से चलना शुरू करता है, फिर वो दौड़ना शुरू करता है, फिर वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाता, अपने शरीर का नियंत्रण कर पाता। तो विकास जो होता है, ये जो कौशल होते हैं, शरीर के नियंत्रण का कौशल, शरीर के अंगों का सही इस्तेमाल करने का कौशल, वो समय के साथ में, उम्र बढ़ने के साथ में और बेहतर होती चली जाती है। तो इस दौरान में आप देखेंगे कि बच्चे वस्तुओं को उठाने में अंगूठे, तर्जनी का प्रयोग करना शुरू कर दिए। मैं शैशवावस्था की बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे विकास होता, फिर वो उनके हाथों और आंखों का समन्वय विकसित होने लगता है। और जैसे जैसे समय बीतता, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो बोलते हैं ना, वो भी इम्प्रूव होता चला जाता है, अच्छा हो जाता है। वे पहेलियां हल करना शुरू कर देते हैं, जैसे छोटे छोटे पजल, ये बॉक्स जैसे कि रेड के ऊपर ग्रीन लगाना, ग्रीन के ऊपर ब्लू लगाना, अगर ये सीक्वेंस है, ये क्रम है, तो बच्चा उसको सीख लेता है कि पहले कौन सा रखना है, फिर उसके बाद कौन सा, इस तरह की चीज़ें सीखने लगता है। दाएं हाथ और बाएं हाथ की पहचान, उसके बाद कौन सा काम किस हाथ से करना, इस तरह की छोटी छोटी जो प्राथमिकता देने वाली, वरीयता देने वाली चीज़ें हैं, वो भी इस दौरान बच्चे के अंदर विकसित होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बच्चा सीखता है, जो कि शारीरिक कौशल से भी जुड़े हैं और उसके मानसिक कौशल और समझ से भी जुड़ा है। तो ये पॉइंट्स आपको ऐड करना है यहाँ पे। इसके बाद जो दूसरा आयाम है, ये मेन पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये जो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला वो था शारीरिक विकास, दूसरा है आपका बौद्धिक विकास। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिए, उसके नीचे के पॉइंट को तो आप अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब देखेंगे, तो जब बच्चा 12 वर्ष तक का होता है तब तक वह भाषा और संचार को यानी कम्युनिकेशन स्किल विकसित करना शुरू कर देता है। अब बच्चे सोचना, देखेंगे यहाँ पे, सोचना, तर्क करना, याद रखना आदि भी शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो आपने देखा होगा कि बच्चे अब इस उम्र में सोचने भी लगते हैं। आप उनसे कुछ चीज़ें पूछे तो उसके बारे में कुछ सोच कर, कुछ विचार करके वो आपको कुछ जवाब भी देते हैं। तो इस उम्र में तर्क करने की योग्यता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। चीज़ों को वो याद करके उसका अनुमान लगाकर वर्तमान नॉलेज के साथ में जोड़कर फिर आपको जवाब देने का प्रयास करते हैं। दूसरे की गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखते हैं इस उम्र में, और अक्सर अन्य लोगों के व्यवहारों की नकल करते हैं या नकल करने का प्रयास करते हैं जो भी उनको पसंद आता है। मान के चलिए, जैसे कि आपके घर में कोई बड़ा है, तो अगर वो बाइक चलाता है या कोई काम करता है, गाने गाता है या कुछ भी, अगर छोटे बच्चों को पसंद आता है तो बच्चे उसकी नकल करते हैं। वो दिन भर अपने हाथ में या किसी घोड़े पे बैठकर भी मोटरसाइकिल चलाने का नकल करते हैं, या जो बच्चे बड़े लोग काम कर रहे हैं, मान के चलिए लैपटॉप चला रहे हैं या कोई मिट्टी उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बच्चे भी उसकी नकल करते हैं। तो इस तरह से वो जो काम उनको पसंद आता उसको वो बार बार दोहराते हैं, अभ्यास करते हैं और नकल करके उसमें निपुण होना चाहते हैं। तो विभिन्न चीज़ों में रुचियों का स्तर बदलता रहता है, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी रुचियां भी बदलती चली जाती हैं, और साथ ही साथ इन रुचियों में बदलाव का जो स्तर है वो भी समय के साथ में बदलता रहता है। जो चीज़ें हो सकता है 3 वर्ष की आयु में बच्चों को बहुत पसंद है, हो सकता है 4 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो इस तरह से उनकी रुचियों में जो है बदलाव होता रहता है। एक बात जो इस उम्र खास है वो बच्चों की, कि इस उम्र में बच्चों का प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति स्नेह बढ़ता ही चला जाता है, और वो प्रकृति को स्नेह करते हैं, प्रकृति को पसंद करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों बौद्धिक विकास के अंतर्गत ही, कि अब इस उम्र में बच्चों के अंतर्गत अवलोकन करने की क्षमता, यानी कि चीज़ों को समझने और उनके प्रयोग के द्वारा चीज़ों को सीखने की क्षमता, यानी कि कोई चीज़ जब वो करना शुरू करते हैं तो उसको पहले समझते हैं। तो इस उम्र की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि बच्चे अवलोकन और अन्वेषण, यानी कि जो भी काम करते हैं पहले उसको देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उसको फिर बार बार करके उस चीज़ को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। इस उम्र में अगर उनका कोई रोल मॉडल, जैसे कि उनके पिता, बड़े भाई, दोस्त या ऐसा कुछ भी, या टीवी का कोई कार्टून कैरेक्टर हो गया जिसको कि वो बहुत पसंद करते हैं, उसको देखकर उसके जैसा करने का प्रयास करते हैं, और इसी के आधार पर वस्तु और चीज़ों के बारे में अपनी अवधारणाएं भी विकसित करते हैं। मान के चलिए उनका फेवरेट हीरो यानी कि कार्टून का कोई कैरेक्टर है जो कि अच्छाई पे, मतलब कि बुराई के खिलाफ लड़ता है, अच्छे काम करता है, लोगों की मदद करता है, तो वो गुण उसको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका हीरो कर रहा है। तो बच्चे भी अपने आप को खुद उस तरह से विकसित करने का प्रयास करते हैं। अगर घर में पिताजी, उनके बड़े भाई या उनके माता, जो भी बड़े लोग हैं, अगर लोगों की मदद करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, उनका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होता है, तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे देखते हैं और इस चीज़ों को सीखते हैं। तो बच्चे अवलोकन करते हैं, उनका समझते हैं, उनका अपने स्तर पर आकलन करते हैं और अच्छा बुरा भी समझने का प्रयास करते हैं, और फिर उसको अपने ऊपर लागू करते हैं, उसको अपने जीवन में भी प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस उम्र की खास बात यह है कि बच्चों के अंदर अत्यधिक जिज्ञासा है। इस अवस्था में बच्चे हर एक चीज़ के प्रति रुचि रखते हैं, उनको हर एक चीज़ अच्छी लगती है, और इस अति जिज्ञासु स्वभाव के कारण ही बच्चे उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें वो पूछें, जो भी उनके मन में जिज्ञासा है, जिस चीज़ को देखकर उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, जिस चीज़ के बारे में वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों से वो सवाल करें तो लोग उनका जवाब फटाफट उसी वक्त दें, जैसे कि अपने माता पिता, उनके शिक्षक या उनके बड़े भाई। तो जिज्ञासा शांत होना इस अवस्था में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस उम्र में जो जिज्ञासा होती है अगर उसको सही तरीके से ना पूरी किया जा सके, उसका सही जवाब ना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चे उसका उत्तर जो है गलत माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनको हानि पहुंचा सकती है या गलत मार्ग पर ले जा सकता है या गलत जानकारी दे सकती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जो दूसरे पॉइंट के अंदर, ये मैं पॉइंट्स बहुत सारे लिखे दोस्तों, आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, एग्जाम में अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको लिखेंगे। अब संज्ञानात्मक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे वस्तुओं को मानसिक अवधारणा विकसित करना शुरू करते हैं। वस्तुओं की मानसिक, मतलब जो चीज़ें वो देखते हैं ना, उसको याद रखने की शुरुआत कर देते हैं, और उन चीज़ों को फिर अपने जीवन में होने वाली चीज़ों से जोड़ कर देखने लगते हैं। उनको आप बोल सकते हैं एक तरह से उसको याद रखते हैं, उसको देखकर अलग अलग चीज़ों के साथ जोड़कर कहानियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से
उसमें बच्चे स्थायी गुण, आत्म केंद्रितता का भाव, यानी कि इसमें बच्चे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको जो पसंद है उस चीज़ को प्राप्त करने के, उस चीज़ को उपलब्ध करने के हर एक प्रयास करते हैं। तो स्व केंद्रित भाव, ईगोसेंट्रिक जिसे बोलते हैं। इसके अलावा स्थायित्व का गुण, जीवात्मवाद, यानी कि सोचना कि सभी वस्तुओं में जीवन होता है। इस तरह की छोटी छोटी भ्रांतियां भी, गलत धारणाएं भी बच्चों में इस उम्र में ही विकसित होती हैं। बच्चों के अंदर इस तरह की सोच कि जमीन के अंदर भी एक दुनिया है, या फिर आसमान में अगर पत्थर मारे तो उस पत्थर आकाश में जाकर टकरा जाएगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, या जब कपड़े को सुखाया जाता है धूप में तो जो है हवा जो है गायब, पानी जो है गायब हो जाती है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों के अंदर गलत भ्रांतियों के रूप में विकसित होती है। तो यही इस उम्र की खास बात भी है। लेकिन एक खास बात और है कि इस उम्र में बच्चों के अंदर भाषा अर्जन और शब्दावली में तेजी से विकास होता है। वैगोस्की के अनुसार बात करें तो एक सामाजिक अवधारणा यह है कि जिसे कई प्रकार की अंतःक्रियाएं अनुभव के परिणाम सीखा जा सकता है। यानी कि भाषा अर्जन और नए नए शब्दों को सीखना, बच्चे जो है अपने आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जब इंटरेक्ट करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। उनका भाषा कौशल विकसित होता है, नए शब्दों को सीखते हैं, नए शब्दों का सही उच्चारण और सही स्थान पर उच्चारण करना सीखते हैं। तो इस तरह से भाषा का विकास होता है। चॉम्स्की के अनुसार हम बात करें तो भाषा अर्जन उपकरण और सार्वभौमिक व्याकरण के साथ पैदा, मतलब बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है। और ये सिद्धांत सिद्ध करते हैं कि भाषा सीखना और शब्दावली में वृद्धि के लिए बचपन जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं चरण होता है, या बहुत ही महत्वपूर्ण समय या काल होता है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा कि इनको एग्जाम में जरूर आप मेंशन करें, इसमें से जो भी अच्छे पॉइंट्स लगते हैं। आइए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है, इसी उम्र में देखिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो है बौद्धिक विकास हो रहा है, इसके कारण बच्चे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। अब इस उम्र में ही जो है जेंडर यानी कि लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष के बीच में अंतर करना भी बच्चे सीख जाते हैं। इस अवस्था के दौरान है, खासतौर पर 7 से 8 वर्ष तक पहुँचते बच्चे जैविक विशेषताओं के आधार पर लिंग के बीच अंतर करना सीख लेते हैं, जबकि शुरुआती बाल्यावस्था में ये अंतर करना व्यक्ति के कपड़ों के आधार पर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में बच्चा जैसे 3-4 साल का होता है, तो इस अवस्था के दौरान बच्चा जो है स्त्री पुरुष में भेद करने के लिए उसके जो मुख्य आधार होते हैं कि इसने किस प्रकार के कपड़े धारण किए। लेकिन जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता है या जैसे जैसे उससे और बड़ा होता है, तो वो शारीरिक संरचना, उनके सोच, उनके हाव भाव, उनके आवाज़, बहुत सारे जो आपके प्राकृतिक कारण होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, उनके आधार पर भी, जेंडर के आधार पर भी जो है जेंडर में अंतर कर पाता है, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में अंतर करना सीख जाता है। इसी उम्र में दोस्तों तर्कपूर्ण युक्ति संगत विचार की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है बच्चे के अंदर। इस आयु वर्ग में विचार प्रक्रिया, यानी विचार करने की जो प्रक्रिया है बचपन में, जो कि बहुत कम तर्क संगत हुआ करती है, अब ज़्यादा तर्क संगत हो जाती है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। यानी 7-8 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास आरंभ हो जाता है, और इसे बच्चे द्वारा वयस्कों से पूछे गए तार्किक प्रश्नों और वयस्कों जैसे वाक्यांशों के उपयोग में देखा जा सकता है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा 7-8 साल का हुआ, आप देखेंगे कि वो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कुछ तर्क संगत प्रश्न पूछता है, साथ ही साथ वो वैसे भारी भरकम शब्दों का भी प्रयोग करना शुरू कर देता है, जो कि आमतौर पर बड़े लोगों से या काफ़ी समझदार लोगों से उम्मीद की जाती है। तो ये सिखाता है, ये बात को दर्शाता है कि बच्चों के अंदर अब जो है तर्कपूर्ण और युक्ति संगत विचार करने की प्रक्रिया जो है आरंभ हो चुकी है। इस उम्र में ही दोस्तों बच्चों की प्रमुख इंद्रियों का जो है विकास भी अपने चरम पर होता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे इस आयु वर्ग में उनकी दृष्टि यानी कि आँख, नाक, कान, स्वाद, सूंघने की क्षमता, इन सारियों का बहुत ही उच्चतम विकास होता है और वो अपने उच्चतम सीमा तक पहुँचते हैं। और जब बच्चा इन इंद्रियों का बेहतर इस्तेमाल करना सीख जाता है तो उसकी विकास की गति भी और बेहतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, तीसरा पक्ष जो होता है वो होता है भावात्मक पक्ष। तो अभी तक हमने देखा शारीरिक पक्ष में विकास होता है, उसके बौद्धिक पक्ष में विकास होता है, तीसरा पॉइंट देख रहे हैं हम लोग उसके भावात्मक पक्ष में विकास। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चे के भावात्मक रूप से स्थिर होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब शैशव अवस्था में होता है, तो उसके अंदर जो भावनाएं होती हैं वो बहुत ही स्थिर होती हैं। वो ज़्यादा इमोशंस नहीं शो करता, ज़्यादा भावनाएं व्यक्त नहीं करता, ना तो क्रोध, ना
खुशी, बस छोटे मोटे एक दो प्रकार के, यानी कि भूख लगी है तो रोना, अच्छा लगा तो हंसना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस स्तर पर भावनाएं और दृष्टिकोण बनती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों के समय के साथ में उनकी भावनाएं विकसित होती हैं, भावनाओं में नए नए आयाम जुड़ते हैं। वो गुस्सा, वो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, इस तरह की अलग अलग भावनाओं से परिचित होते हैं, उनको एहसास करते हैं, उनको महसूस करते हैं और उनको धीरे धीरे व्यक्त करना भी सीखते हैं। इन भावनाओं के बीच में अंतर करना भी सीखते हैं। तो आरंभ में बच्चे क्या होते हैं, काफ़ी विनम्र होते हैं और बच्चों जो बड़े होते हैं उनके नियंत्रण में होते हैं, यानी कि उनके बातों को मानते हैं और ज़्यादा उसका विरोध नहीं करते। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वे अपने कृत्यों के प्रति सचेत महसूस करने लगते हैं, यानी कि वो जो काम करते हैं उसके बारे में वो सतर्क रहते हैं कि ऐसा कोई काम न करें जिससे कि उनको डांट फटकार मिले या कोई उनको दंड दिया जाए। तो बच्चे अब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका नियंत्रण भी उनकी भावनाओं पर बेहतर होता चला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में ध्यान रखेंगे बच्चे, देखिए इस अवस्था में बच्चे पहले खुशी को नकारात्मक भावनाओं से अलग करना सीखते हैं, फिर नकारात्मक भावनाओं जैसे कि उदासी, क्रोध, भय को एक दूसरे से और अलग करना सीख लेते हैं। मतलब कि देखिए इस उम्र में बच्चे जब पहुंच जाते हैं, यानी कि 7-8 साल के बाद, 7-8 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चे ये समझ जाते हैं कि विभिन्न प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उनको जो होती है, यानी कि उनको अगर गुस्सा हो रहा है तो गुस्सा एक अलग चीज़ है, दुख हो रहा है वो एक अलग चीज़ है, किसी से उनको ईर्ष्या हो रही है वो एक अलग चीज़। तो इन 3 प्रकार के अलग अलग नकारात्मक भावनाओं के बीच में वो भेद करना सीख जाते हैं। हर एक भावना के संदर्भ में उनको किस प्रकार से व्यवहार करना या उनको किस प्रकार से अपने आप को व्यक्त करना, वो धीरे धीरे वो सीख लेते हैं। इसी आयु वर्ग में बच्चे चरणबद्ध तरीके से अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो वो भावनाओं को वर्गीकरण करना सीख लेते हैं, भावनाओं की पहचान करना सीखते हैं, उनको अपने माध्यम से अपने तरीके से व्यक्त करना और नियंत्रण करना सीखना आरंभ कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उनके माता पिता, उनके शिक्षक, उनके अभिभावक, उनके दोस्त, उनके द्वारा किए गए व्यवहार भी कहीं ना कहीं उनके लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और बच्चे उनसे भी कहीं ना कहीं अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखते हैं। तो ये बच्चे के जीवन का जो है, यानी कि भावनात्मक विकास जो है बच्चे के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इसी के द्वारा बच्चा जो है अपने आगामी जीवन की नींव रखता है। वो लोगों से किस प्रकार से बेहतर तरीके से व्यवहार कर सकता है जिससे कि लोगों के साथ उसका व्यवहार अच्छा रहे और उसको सामाजिक लाभ मिल सके, इस तरह के कौशलों को वो सीखता है। तो भावात्मक पक्ष का विकास बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब है सामाजिक और भावनात्मक विकास। ध्यान दो, तो सामाजिक और भावनात्मक विकास का मतलब होता है कि सामाजिक भावनात्मक विकास एक, आप बोल सकते हैं कि सामाजिक रूप से भी बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है और भावनात्मक रूप से, ये पक्ष भी है और इसके साथ सामाजिक विकास को अलग से पढ़ते हैं। तो देखिए सामाजिक भावनात्मक विकास कुछ महत्वपूर्ण आयामों जैसे कि मैं कौन हूँ, लिंग और नैतिकता, सही और गलत, अच्छे और बुरे के बीच में अंतर करना के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये इसको बोल सकते हैं सामाजिक, भावनात्मक सामाजिक विकास एक साथ जो होता है। भावनाओं का सामाजिक दृष्टिकोण से जो विकास होता है उसके बारे में बात करें। यह आयाम व्यक्ति की पहचान बनाने और व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया में आपको मदद करता है, उसकी शुरुआत कराता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि समाज के हिसाब से जो है भावनात्मक विकास हमारा किस तरह से विकसित होता है ये भी। लेकिन आइए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सामाजिक विकास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बच्चों में सामाजिक विकास की प्रक्रिया, तो आप इसको भी यहाँ से काफ़ी पॉइंट आपको मिलने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों में सामाजिक विकास को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि बच्चों की दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने स्वयं के व्यवहार को विनियमित, यानी कि उसको कंट्रोल करना, उसको आप बोल सकते हैं नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसके रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो बचपन में देखिए, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कि बचपन में सामाजिक विकास एक बच्चे के समग्र स्वास्थ्य के लिए, उसके वेलनेस यानी कि कल्याण के लिए और उसके पूरे जीवन में खुशी का आधार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सामाजिक विकास हर एक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। बिना सामाजिक विकास के कोई व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। सामाजिक विकास याद रखेंगे यहाँ पे, सामाजिक विकास
संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास, बौद्धिक विकास, आत्मविश्वास, सहकारी यानी कि मिलजुल कर काम करने के जो कौशल होते हैं, और उनके समाज में नैतिक व्यवहार सीखने में बहुत निकटता से जुड़ा हुआ। तो मतलब कि ये जो चीज़ें होती हैं, चाहे आपका भावात्मक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, आत्म विकास हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो, या फिर जो समाज में व्याप्त नियम है, समाज के जो हमारे बोल सकते हैं मौलिक नियम है, मौलिक गुण हैं, उनको सीखने में सामाजिक विकास की प्रक्रिया हमें मदद करती है। तो इससे होता क्या है, जैसे अगर हमारा अच्छा सामाजिक विकास होगा तो इससे लाभ क्या मिलेगा कि हमें जो दूसरे लोगों के साथ संबंध विकसित करने में, जब कभी जीवन में तनावपूर्ण स्थिति आ जाए तो तनावपूर्ण स्थिति से निपटने में, और अन्य सामाजिक कौशलों के लिए, यानी अन्य सामाजिक कौशल जैसे कि संचार कौशल, जैसे कि सहयोग का कौशल, जैसे कि आपका अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने का कौशल, इस तरह के कौशलों को सीखने में वो एक नींव का कार्य करता है, एक आधार का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे सामाजिक व्यवहार अपने घर परिवार और अपने पास पड़ोस में रहने वाले लोगों, स्कूलों में अपने शिक्षकों, अपने टीचर से, अपने दोस्तों के माध्यम से, या फिर अपने सहपाठियों के साथ जिनके साथ वो खेलते हैं उससे सीखते हैं। साथ ही साथ आज जो हमारे आस पास मौजूद इतना सारा जो है आपका संचार का माध्यम है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इसके अलावा किताबें हैं, मैगजीन्स हैं, या फिर हम जो अलग अलग क्लब्स में या आपके अलग अलग गोष्ठियों में जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर विजिट करते हैं, कि अलग अलग माध्यम भी कहीं ना कहीं बच्चों के व्यवहारिक कौशल, कहीं ना कहीं उनके सामाजिक विकास में मदद करता है। सामाजिक विकास के कुछ लक्षण होते हैं जो बचपन में देखने को मिलते हैं, उनको यहाँ पे समझते हैं। सामाजिक विकास के कुछ मुख्य विशेषताएं, कि प्रारंभ में बच्चे मित्रों को एक अच्छा और बड़ा समूह विकसित करते हैं। मतलब छोटे बच्चे ना धीरे धीरे अपने दोस्त बनाना शुरू करते हैं, और एक समय के बाद उनके कई सारे मित्र हो जाते हैं। बच्चे अपने साथियों के साथ समूह में ही खेलना पसंद करते हैं, मतलब समूह में खेलना बच्चों को काफ़ी पसंद रहता है। तो दूसरा पॉइंट, ये अच्छे पॉइंट है। बच्चे टीम खेलों में अधिक, यानी कि बच्चे ऐसे खेलों में ज़्यादा रुचि लेते हैं जिसमें कि टीम वर्क हो या फिर एक से ज़्यादा लोग खेलते हों। स्वयं के समूहों में खेलना पसंद करते हैं, मतलब उनका 4-5 बच्चों का अपना खुद का ग्रुप होगा, उन्हीं के साथ दूसरे बच्चों के साथ फिर दूसरे ग्रुप में जाकर खेलना शायद उनके लिए उतना पसंद का काम नहीं होता, उतना अच्छा नहीं लगता है। बच्चे इस उम्र में धीरे धीरे अपने खिलौने दूसरे के साथ बांटना और दूसरे खिलौने लेकर खेलना, और या फिर कोई खेलने की चीज़ है तो बारी बारी से अब क्रम से एक एक करके खेलने का भी, इस तरह के अनुशासन भी सीखते हैं। नाटक खेलना, यानी कि बच्चे नाटक करने जैसी प्रक्रियाओं या नाटक करने का जो कौशल है वो भी धीरे धीरे विकसित करते हैं। खेलों के जो सरल नियम होते हैं, कि जैसे कि अभी मान के चलिए क्रिकेट खेल रहे हैं, विकेट में बॉल लगी, आउट हो गया तो आउट हो जाना, अपनी विकेट मान लेना कि मैं आउट हो गया, इस तरह के छोटे छोटे नियमों का पालन करना, यानी कि या कोई खेल के जो सरल नियम है उनको पालन करना, उनको समझना भी इस उम्र की एक विशेषता है। इसके अलावा कभी कभी बच्चे, कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने समूह में दबंग भी हो जाते हैं, वो उद्दंड भी हो जाते हैं, वो शरारत भी करते हैं, वो मारपीट करते हैं, लड़ाई भी करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। ये भी जो है सामाजिक विकास का ही एक आयाम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जो चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जो कंटेंट आप तक शेयर किया है, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मदद करेगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। ये PDF मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, और साथ ही साथ में इसका जो इंग्लिश कंटेंट है वो मेरे दूसरे चैनल पर आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।